Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के हमारे इस लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप लोगों को इन लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होते चले जा रहे हैं। आपकी जापानी भाषा इम्प्रूव हो रही है और आपको मज़ा भी आ रहा है। तो पिछले हमारे लेक्चर में हम लोगों ने कांजी करी है, कांजी के बारे में जाना है, किस प्रकार से स्ट्रोक ऑर्डर है, किस प्रकार से लिखा जाता है, कहाँ से आई है, कब आई है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। आज भी हम लोग कांजी ही करेंगे, उसके बारे में और जानेंगे और कुछ उसके रोचक तत्व जो हैं वो आपको बताएंगे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कांजी को ब्रश से कैसे लिखा जाता है। ये तो आपको पता ही है कि कांजी जो है शुरू में ब्रश से लिखी जाती थी, यानी कि एक इंक में डिप करके उसको और डाल करके और फिर हाथ से बनाई जाती थी। चीन में जब ये कांजी बनी है और उन्होंने जो बनाई है उसको एक बाकायदा सोच के साथ बनाया है कि बहुत ही सिमेट्रिकल होनी चाहिए, यानी कि जो भी कैरेक्टर है वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, एक चौकोर प्रकार से लगना चाहिए। किसी भी एंगल से आप देखिए तो वो आपको बेढंगा नहीं दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा और उसको एक आर्टिस्टिक फॉर्म दिया है, यानी कि एक पेंटिंग के समान उसको समझ करके वो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रश से कैसे कांजी लिखी जाती है और कैसी दिखती है कांजी। लेकिन उससे पहले हम लोग स्ट्रोक ऑर्डर कर लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने स्ट्रोक ऑर्डर कुछ किए हैं लेसन्स में, और भी बहुत स्ट्रोक ऑर्डर्स हैं, बहुत प्रकार से बताया गया है कि कौन सा स्ट्रोक जो है वो पहले लगाना है, कौन सा स्ट्रोक बाद में लगाना है। इसके कारण भी हैं बहुत सारे जो कि आपको बता भी चुके हैं। याद रहने में आसानी रहती है। आपको डिक्शनरी अगर देखनी है तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं स्ट्रोक ऑर्डर से कि ये कांजी कहाँ है। तो कुछ ये आपके और स्ट्रोक ऑर्डर के नियम हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो है देखिए यहाँ पर तिरछी लकीरें, यानी कि जो इस प्रकार से डायगोनल लकीरें बनाई जाती हैं या इस प्रकार से बनाई जाती हैं लकीरें, उनको कैसे लिखा जाएगा और कौन सी लकीर पहले आएगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू लेफ़्ट लकीर आएगी, यानी कि ये लकीर पहले आएगी। अब आप देखिए सबसे पहला आपका जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो है हाइरू की कांजी है। इरीगुची में आपको याद होगा आपने किया है। तो देखिए सबसे पहले ये स्ट्रोक है, उसके बाद ये स्ट्रोक है। पहला स्ट्रोक इधर आएगा, फिर इधर आएगा, राइट टू लेफ़्ट, यानी कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड आएगा। ये अगर स्क्वायर है तो राइट से वो लेफ़्ट आएगा और फिर दूसरा स्ट्रोक लेफ़्ट से राइट जाएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए एक और एक, ये दो। अब ये हितो की कांजी है तो हितो में भी यही चीज़ है, ये पहले है और फिर ये बाद में है। इसी तरीके से ये बुन की कांजी है, ये हाची की कांजी आपने करी है, पहले लेफ़्ट का स्ट्रोक आता है फिर राइट का आता है, जो कि हमारा नियम है। और दूसरी बात जो हम यहाँ कर रहे हैं, राइट साइड से लेफ़्ट साइड आता है और फिर दोबारा में लेफ़्ट से राइट आता है। इसी प्रकार से आप देखिए होन है यहाँ पर, एक दो, पट लकीर पहले, खड़ी लकीर बाद में और फिर राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट। चिची की कांजी हमने आपको बताई थी, देखिए कि इसके बारे में बाद में बताएंगे।
तो 1 2 और 3 4, ये राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप उल्टा याद करेंगे तो कौन सा स्ट्रोक पहले है कौन सा बाद में है, एक तो वो याद नहीं रहेगा, आप भूल सकते हैं, और फिर मिलती जुलती बहुत कांजी होती हैं तो उसमें भी आपको कठिनाई होती है। तीसरी बात यह है कि हमेशा जो स्ट्रोक है वो इस साइड में ख़त्म होगा, स्क्वायर ब्लॉक के इस तरफ ख़त्म होगा, कोशिश यही रहती है, इसलिए आखिर में स्ट्रोक यहाँ पर ही आना चाहिए। अब देखिए कांजी में बिंदी भी लगाई जाती है, यानी कि एक छोटा सा इस तरीके से भी आप स्ट्रोक बनाते हैं। बहुत सारी कांजी आपने करी हैं, इसमें से देखी हैं कम से कम, तो इसमें कहा जा रहा है कि कांजी में बिंदी जो है सबसे अंत में लगाई जाती है। ये बात सत्य भी है और एक्सेप्शंस भी हैं इसके। देखिए आपने ये और ये स्ट्रोक किया, फिर ये ऑर्डर नहीं है इसका, लेकिन दाई का स्ट्रोक किया और आखिर में यहाँ बिंदी लगाई, ये इनू बन जाता है। इसका सही स्ट्रोक ऑर्डर है 1 2 3 और 4। फिर ये कांजी है, देखिए कुनी की कांजी है, आपने करी है, तो सबसे पहले हम बाहर वाला बनाते हैं, फिर पट लाइन बनाते हैं, उसके बाद खड़ी लाइन बना करके बंद करके स्ट्रोक लगा करके और अंत में इसको बंद कर देते हैं। अब ये कांजी दाई की है तो आखिर में ये डॉट लगाया जाता है, और ये अभी आपने करी है यहाँ पे, ये देखिए डॉट यहाँ पर भी लगाया जा रहा है, ये तामा की कांजी है। अब इसके एक्सेप्शंस भी बहुत हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये ओयोगु की कांजी है, ये बना करके सबसे पहले ऊपर लगाया जाता है, फिर बीच का स्ट्रोक लगाया जाता है, हुक किया जाता है, ये बनाया जाता है और ये कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें भी यही है, स्ट्रोक ऑर्डर वही है और इस प्रकार से ऊपर लगाया जाता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि जब बीच का स्ट्रोक पहले बनाते हैं तब हमें ऊपर का स्ट्रोक लगाना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसा कि हमने कहा, ब्रश के बारे में बताएंगे कि कांजी में ब्रश का प्रयोग कैसे और किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए 3 प्रकार से आप ब्रश से या कलम से लिख सकते हैं, यानी कि 3 प्रकार से ब्रश को उठा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि उठाने की क्या आवश्यकता है हमें, हम सीधे जैसे कलम से लिखते हैं हम वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ब्रश में क्या होता है, ब्रश में इंक है, इंक में डुबा करके ब्रश से लिखा जाता है। पेपर बहुत पतला होता है, तो अगर आपने ब्रश को बहुत देर तक पेपर पे रख दिया या बहुत दबा के रख दिया या प्रेशर जैसे आपने ज़्यादा दे दिया तो पेपर जो है वो सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा? क्योंकि उस पर इंक ज़्यादा आ जाएगी। तो जब आप स्ट्रोक बनाते हैं, ख़ास करके जब आप ब्रश से बनाते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कितना प्रेशर कहाँ देना है, कब उठाना है, कैसे आपको स्ट्रोक को बदल देना है, उसका डायरेक्शन बदल देना है। तो देखिए इसमें 3 तरीके से किया जाता है। एक तो तोमे है, तोमेरु यानी कि रोक देना। इस प्रकार से आपने लकीर बनाई और रोक दिया। हम अगर ब्रश से करेंगे और हमने इसको ऐसे बनाया और यहाँ रोके रखे हम, ऐसा डॉट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंक है वो नीचे चिपक जाएगी। तो ऐसे बनाना है ब्रश को सीधे पकड़ के कि बिना इंक के वो आराम से सीधी लकीर दिखे। फिर जैसे देखिए यहाँ पर है, कांजी के ख़त्म होने तक ब्रश को नहीं उठाना है, यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ब्रश को यहाँ उठाया और फिर कर दिया, नहीं, सीधी एक लकीर बनानी है आपको। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए जब आप ब्रश को दबाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, पतला हो करके, फिर जब उठाएंगे तो ये दोबारा से मोटा होगा और इसी प्रकार से सीधी लकीर भी बनेगी, लेकिन पतली नहीं होती जानी चाहिए, एक
साइज़ की होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप देखिए 1, 2 और 3। अब आप ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब आप इस लाइन को ख़त्म करते हैं और इस लाइन पे आते हैं तो इंक टपकनी नहीं चाहिए। इसलिए बहुत ध्यान रखा जाता है कि कितनी इंक हम लेंगे जिससे कि कांजी ख़राब न दिखे। पूरी बैलेंस्ड कांजी दिखनी चाहिए जैसी यहाँ दिख रही है, पूरे स्क्वायर में। ये नहीं हो कि दाहिनी तरफ ज़्यादा है या ऊपर बहुत पहुँच गई है, नीचे नहीं है, बराबर होनी चाहिए। देखिए जैसे ये गो है, 1, 2, 3, 4। अब ये हम पेन से लिख रहे हैं इसलिए बहुत आसानी से लिखा जा रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर आप इंक और ब्रश में लिखेंगे तो इतनी आसानी से नहीं लिखा जाएगा। देखिए 4, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं ये, नीचे की कांजी है। दूसरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन ये है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे मोटा है और एकदम से पतला हो जाता है, और यहाँ पे पतला है और मोटा होता है। अब बताइए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप यहाँ से पतले से शुरू करते हैं और ब्रश को उठाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा तिरछा करके उठाते हैं, दबा के उठाते हैं, जिससे कि वो देखने में भी सुंदर लगे। तो कांजी के ख़त्म होने से पहले हल्के से ब्रश को उठाना है, हल्का सा बिल्कुल। तो ये तो हमने सीधी बनाई, लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे तो ऐसे छोड़ करके और इसको यूं नीचे थोड़ा सा दबा देंगे तो इस प्रकार से मोटा दिखने लगेगा। तो ब्रश का प्रयोग जो है बहुत अलग तरीके से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर है कांजी के ख़त्म होने पर उसे नीचे से हुक करना, यानी कि ऊपर उठा देना, क्योंकि अगर यहाँ छोड़ेंगे तो वो स्ट्रेट दिखेगा, उतना सुंदर नहीं दिखेगा। तो आप क्या करते हैं, आप इसको ऐसे करके थोड़ा सा हुक कर देते हैं और यूं कर देते हैं, तब ये अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है और प्रोपोर्शनेट हो जाता है। इसी प्रकार से ये देखिए, इप्पुन निहुन साम्पुन का पुन है या फुन है, और ये सुई है या मीज़ू है। इस प्रकार से इसको हुक किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। तो स्ट्रोक में ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपना ब्रश कैसे चला रहे हैं। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने उसका स्ट्रोक ऑर्डर याद किया है कि पहला स्ट्रोक कौन सा होगा, दूसरा स्ट्रोक कौन सा होगा, किस प्रकार से लेफ़्ट से राइट स्ट्रोक जाएगा या राइट से लेफ़्ट जाएगा, कब हुक करना है उसको, कब उसको हमें छोड़ देना है, कब दबा करके लिखना है। अब हम इस समय करेंगे कांजी में मुख्य स्ट्रोक्स जो हैं वो कौन से हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने किया है पट लकीरें, ये तो बहुत ही कॉमन है और ये सबसे पहली लकीर है। देखिए स्ट्रेट लकीर है, हॉरिजॉन्टल लकीर है, जो आपको बताते चले आ रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल लकीर बनाई जाती है। तो इसमें किसी भी कांजी में आप देखिए, नी की कांजी देखिए, दाई की कांजी देखिए, को की कांजी देखिए, यू की कांजी देखिए, तो सब में स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी कि योको सेन, सेन माने लकीर, योको माने हॉरिजॉन्टल। लंबी या खड़ी लकीरें यानी कि ताते सेन। अब जैसे आपने कावा की बनाई कांजी यहाँ पे, तो कावा हो गया। होन में देखिए सीधी लकीर है और फिर योको सेन है। फिर मीज़ू में भी देखिए सीधी लकीर है, इसको थोड़ा अलग कहते हैं लेकिन एक प्रकार से लंबी लकीर है। फिर यामा में देखिए 3 लंबी लकीरें हैं। इस प्रकार से लंबी लकीरें बनाई जाती हैं सेकंड स्टेज में, और इनको ताते सेन कहा जाता है। और भी बहुत सारी लकीरें हैं। तिरछी लकीर अभी आपने किया है, देखिए हितो में किया है, हायरू में किया है, यहाँ पे हिदारी में है, देखिए तोमोदाची में है ये लकीर तिरछी, ये भी तिरछी लकीरें हैं। तो नाना में सेन कही जाती हैं ये सब तिरछी लकीरें हैं, और इनमें जब आप छोड़ते हैं अपना
ब्रश तो थोड़ा सा दबा देते हैं और वो मोटी और सुंदर दिखती है। फिर बिंदी अभी आपने करी है कि बिंदी सबसे आखिर में लगती है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, बिंदी पहले लगती है किन्हीं कांजीज़ में, लेकिन जो आपने कांजी करी है देखिए ईनू की करी है तो आखिर में लगती है, आपने दाई की करी है वो भी आखिर में लगती है। तो ये बिंदी जो है ये इस प्रकार लगाई जाती है, दबा करके और छोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ही की कांजी है, ही में बिंदी पहले लगती है, ऐसे करके इस प्रकार से बनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। ये आमे की कांजी है और इस प्रकार से आमे बन जाता है। ये सकाना की कांजी है, फील्ड बना करके और सकाना बना दिया जाता है। देखिए तिरछी लकीर जो मुड़ जाती है, अब इसमें से तिरछी लकीर कौन सी है जो मुड़ जाती है? देखिए को की कांजी है तो सीधे जा कर के थोड़ा सा ऐसे मुड़ करके स्ट्रेट होती है और उसको काट दिया जाता है। या मीज़ू की देखिए है तो हुक करके और ये मुड़ गई लकीर और मीज़ू बन गया। या जी कांजी में जी है तो ये मुड़ गया, या फिर ये कोदोमो में आपने करी है ये मुड़ गया। या फिर ये एरो की कांजी है देखिए तो एक तो मुड़ गया ये। तो इस प्रकार से जो लाइन है वो मुड़ जाती है, उसे कहते हैं नाना में कागी। दाइगाकू में भी ऐसे ही होता है, देखिए 1 2 3 ये। फिर हुक कर दी जाती है, यानी कि जैसा आपने मीज़ू में देखा उसको नीचे से थोड़ा सा उठा देते हैं। तो जैसे ये सीधी या ये तिरछी लकीरें जो हैं इनको थोड़ा सा हुक कर दिया जाता है, यानी कि ऊपर उठा दिया जाता है सुंदर दिखने के लिए। और को या ये देखिए ये हो गया। या आप ते की कांजी देखेंगे तो ये थोड़ी सी मुड़ती है और ते कागी कही जाती हैं। ये उची की कांजी है और इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा हुक किया हुआ है। अब कोने की कांजी जो है उसमें स्ट्रोक कैसे आता है, देखिए ये एक एक्सेप्शन भी है। हमेशा हम कहते हैं कि पट लकीर होगी, लेकिन ये सीधी लकीर पहले आती है, फिर ये एक स्ट्रोक माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक नहीं है, इसलिए कुची की कांजी में 3 स्ट्रोक्स होते हैं। स्की की कांजी में भी देखिए ये हुक कर दिया जाता है ऐसे और स्की बनाया जाता है। तो 1 और 1 ये 2, 1 2 3 और 4। तो स्की की कांजी में भी हम इस प्रकार से इसको एक स्ट्रोक मानते हैं। फिर यामा में आप देखिए लेफ्ट में भी और राइट में भी, ये देखिए एक बीच का स्ट्रोक है, 2 और 3। तो ये कॉर्नर का स्ट्रोक और ये कॉर्नर का स्ट्रोक जो है एक सिंगल स्ट्रोक माना जाता है, एक स्ट्रोक काउंट किया जाता है। इसी प्रकार देखिए नीची और योन में भी वही है, देखिए 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से कोने की जो लकीर है उसको काकू कागी कहते हैं और वो एक स्ट्रोक माना जाता है। अब देखिए दाहिनी ओर की लकीर जो है उसको कहते हैं आहिरू, यानी कि जो ये है ये चीज़ उसको डक की बॉडी, बत्तख की बॉडी की तरीके से समझा जाता है और कहा जाता है आहिरू इसको। तो दाहिनी ओर की जो लकीर होती है, इसी प्रकार से आप देखिए ये की कांजी है ये, और गेंकी में आता है की और तेंकी में भी यही की आता है, और इस प्रकार से ये एक स्ट्रोक माना जाता है। और भी हैं अभी देखिए कू के प्रकार, यानी कि चिड़िया की चोंच के प्रकार या लेस देन या कू का जो साइन होता है, कू जो हिरागाना का कैरेक्टर है, कू का जो साइन होता है, सिंबल होता है, उसको कुनोजी कहते हैं।
इससे जब कांजी बनती है उसको हम लोग देखिए इस प्रकार बनाते हैं। ओन्नानो हितो की आपने कांजी करी है तो ये कु बना करके और ओन्नानो हितो बनाया जाता है। उसी प्रकार से ओकासान की कांजी है वो भी कु बना करके बनती है। ऐसे ही इतो की कांजी है, देखिए कु कु और फिर हमने उसको इस प्रकार से बना दिया तो ये इतो बन गया, यानी कि थ्रेड बन गया। अब ये माई की कांजी है, देखिए तो माई नीची में आता है, ये माई की कांजी है, ये भी कु से ही बनती है तो इसको कहते हैं कुनो जी। अब एक और प्रकार की कांजी है, देखिए इस प्रकार से ये बनाते हैं तो ये जब बनता है तो इसे कहते हैं सुरीबारी। तो ये देखिए मछली का जब कांटा हम लगाते हैं पकड़ने के लिए तो इस प्रकार से बनता है, इसीलिए उसको मछली के कांटे वाला स्ट्रोक कहा जाता है। और देखिए ये मीरू में बनता है या ग्यू में बनता है, मिल्क की कांजी में बनता है, ग्यू न्यू की कांजी में बनता है, या ये देखिए रे की कांजी में बनता है। तो इस प्रकार से ये मछली के कांटे वाली कांजी बनाई जाती है। तो ये तो है तरह तरह की जो स्ट्रोक्स हैं कांजी बनाने के लिए। और भी बहुत स्ट्रोक्स हैं लेकिन ये फ़िलहाल कुछ ऐसे ज़रूरी स्ट्रोक्स हैं जो अगर आप जान लेंगे, सीख लेंगे तो आपको कांजी आसान लगेगी। अब देखिए कांजी में इतने उच्चारण क्यों हैं, इतनी रीडिंग्स कांजी की क्यों हैं, क्या कारण है कि एक रीडिंग न हो करके तमाम सारी रीडिंग्स हैं। तो देखिए एक तो बहुत ही सिंपल कारण है, बहुत समझ में भी आने वाला कारण है। वो क्या है, देखिए वो ये है कि ये जो कांजी है ये चीन से आई है तो चीन में उसकी कोई रीडिंग है पहले से। फिर जापान में क्योंकि भाषा थी इसलिए एक प्रकार से एक रीडिंग यहाँ पर भी है। तो किसी भी गिवन कांजी की कोई भी कांजी जो होगी उसकी दो रीडिंग्स अवश्य होंगी। ज़रूरी है कि एक चीनी रीडिंग होगी और एक उसकी जापानी रीडिंग होगी। ये तो हम लोग को समझ में आता है। लेकिन अब हम ये कैसे समझाएं कि केवल दो रीडिंग्स नहीं हैं हमारे पास एक कांजी के लिए 3 रीडिंग, 4 रीडिंग, 5 रीडिंग भी हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए कुनियोमी में देखिए आपने देखा कि हितो है तो ये कैरेक्टर है, हमने चीन से ये कैरेक्टर लिया, यहाँ पर जापानी में इसको हितो कहा जाता है तो ये कुनियोमी कहलाती है, यानी कि जापानीज़ ओरिजिन के जो शब्द हैं उनके लिए जो रीडिंग है वो कुनियोमी कहलाती है। फिर दूसरा जो है हमारा ओनियोमी है, यानी कि इसी कांजी का चीन में जो उच्चारण किया जाता है वो है, और वो दो हैं उच्चारण, देखिए जिन है और निन है। तो इसी कांजी के लिए हितो भी है जो कि जापानीज़ रीडिंग है और जिन और निन है जो चाइनीज़ रीडिंग है। ऐसे ही आप देखेंगे नीची के लिए ही है जापानीज़ रीडिंग और नीची के लिए नीची और जित्सु है चाइनीज़ रीडिंग। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि दो रीडिंग के अलावा भी और रीडिंग हैं। अब देखिए एक से ज़्यादा ओनियोमी है, ये तो हमने आपको बताया। अभी आपने देखा भी कि हितो के लिए जिन और निन है, ही के लिए नीची और जित्सु है, और ओकी के लिए ताई और दाई है। ये तो ओनियोमी है। ये भी हमने बताया कि एक शब्द के लिए बहुत से शब्द किसी भी भाषा में होते हैं और उनका बहुत फ्रीली प्रयोग भी किया जाता है। एक और कारण ये है कि चीन से जब जापान कांजी आई तो वो एक दिन में या एक हफ्ते में या महीने भर में तो आ नहीं गई, उसको वर्षों लगे हैं आने के लिए, और वर्षों ही नहीं कहेंगे, उनको सदियां लग गई। तो 7-8 सेंचुरीज़ में करीब वो आई है। तो चौथी 5वीं शताब्दी से शुरू हुआ और लगभग ये 12 और 13 शताब्दी तक चलता रहा, और उस बीच में तमाम तरीक़ों से, तमाम जगहों से विभिन्न
अनेक समझ लीजिए जितने शासक थे चीन में उनके काल से कांजी आई है। तो जब अलग अलग जगह से कांजी आएगी, अलग अलग समय पे कांजी आएगी, तो वाजिब सी बात है कि क्योंकि भाषा है तो भाषा में हम एडवांस ही करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तरह तरह के चेंजेस आते हैं, तो इसीलिए कांजी की रीडिंग्स भी बहुत सारी होती चली गई। जिस शासक के समय कांजी आई वहाँ से जापान, उस शासक के समय जो भी शब्दों का प्रयोग होता था वो कांजी के साथ जापान में आ गई। या किस क्षेत्र से आई कि पश्चिम में है चीन के, या दक्षिण में है, या आपके उत्तर में है, तो जिस क्षेत्र से लोग चीन से कांजी जो है जापान में लेकर के आए, उस क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषा थी उसमें किस तरीके से शब्दों का प्रयोग हो रहा था कांजी के लिए, वो शब्द भी हमारे कांजी के जो हैं वो जापान में आ गए और फिर उनका भाषा में आराम से प्रयोग होने लगा। तो इसलिए एक कांजी के लिए आपको बहुत सारी रीडिंग्स जो हैं मिलेंगी, उच्चारण मिलेंगे, और उनको जोड़ जोड़ करके हम लोग नए शब्द भी बनाते हैं। अब देखिए, कांजी चीन के अलग अलग क्षेत्रों से ली गई है, ये भी हमने आपको बताया, और अलग समय पर आई है। तो अलग समय पर जब आई तो उसमें कौन लोग लेकर के आए, क्या हो रहा था, क्यों आई? तो 6ठी शताब्दी में देखिए बौद्ध धर्म के प्रचारकों द्वारा उनके श्लोकों में और मंत्रों में शुरू में कांजी जापान में आई, और इसीलिए शुरू में आपको अगर याद हो, आपको बताया था कि शुरू में कांजी का जो प्रयोग है जापान में वो बिल्कुल फोनेटिकली किया जाता था, कि जो उच्चारण था कांजी का श्लोक में उसी प्रकार से उससे शब्द बनाए जाते थे। 5वीं 6ठी शताब्दी में वो श्लोकों द्वारा आई, बौद्ध धर्म के प्रचारक उसको लेकर के आए। फिर 7वीं से 9वीं शताब्दी में जब वो आई, कुछ जापान के लोग चीन गए, पढ़ाई के लिए गए, देखने के लिए गए, या प्रतिनिधि दल जो हैं वो जाकर के उन्होंने किसी राजा के दरबार में जाकर के वहाँ देखा कि किस प्रकार से काम होता है, उसको डॉक्यूमेंट किया। तो उस समय प्रतिनिधि दल जो हैं जिस राजा के यहाँ गए, जिस क्षेत्र में गए, उस क्षेत्र से कांजी लेकर के आ गए, और उसके साथ वो रीडिंग भी ले आए, उसकी उच्चारण भी ले आए, और वो प्रयोग में आने लगा। फिर 12वीं 13वीं शताब्दी में भी कांजी चीन से जापान आई। इस दौरान आप देखिए शुरू से ही व्यापार के ज़रिए भी बहुत आई, क्योंकि व्यापार में कपड़ा आता था, पैसा रुपया आता था, सजावट की चीज़ें आती थीं, तो उन सब में भी कांजी लिखी हुई आई, और जिन लोगों ने कांजी का प्रयोग किया, जिस कार्य के लिए कांजी का प्रयोग होता रहा होगा, उसका उच्चारण भी आ गया और वो भी प्रयोग में आने लगा। तो यही कारण है कि कांजी के बहुत सारे रीडिंग्स होते हैं, बहुत तरीके से उसको कहा जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग शासकों के शासनकाल में कांजी लाई गई, अलग लोगों के द्वारा लाई गई, कुछ चीनी लोगों के द्वारा लाई गई, कुछ जापानी लोगों के द्वारा लाई गई, इसलिए रीडिंग्स में बहुत अंतर है और बहुत ज़्यादा रीडिंग्स हैं। देखिए, अभी तक हमने किया है कांजी क्या है, वो कैसे लिखी जाती है, स्ट्रोक ऑर्डर क्या है, कितने प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कांजी को असल में पढ़ा कैसे जाता है, उसको समझा कैसे जाता है। यदि अगर हम कांजी का जो कैरेक्टर है उसको अगर हम डिक्शनरी में देखना चाहें, शब्दकोश में देखना चाहें, तो हम कैसे देखेंगे, उसको कैसे ढूंढेंगे। तो देखिए, कांजी को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कांजी के डिवीज़न क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि कांजी को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक जो उसका प्रकार है वो है कि कांजी के कितने स्ट्रोक्स हैं, किस प्रकार से आप लिख सकते हैं और कितनी उसमें लकीरें हैं। तो लकीरों के आधार पर एक प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है कि अगर 4 स्ट्रोक की 4 लकीरों की कांजी है तो जितनी भी 4 लकीरों की कांजी है वो एक ग्रुप में है, 10 लकीरों की कांजी है तो वो एक ग्रुप में है, 2 लकीरों की कांजी है तो वो एक ग्रुप में है। तो एक तो तरीका है उसको लकीरों के आधार पर डिवाइड करने का।
दूसरा उसका तरीका ये है कि आप उसका जो रीडिंग है, जो उच्चारण है, उससे आप उसको डिवाइड करिए। एक सेक्शन बनाइए जिसमें कि एक प्रकार के उच्चारण के जो कांजी हैं उनको एक जगह रखा जाए, तो इससे आपको डिक्शनरी में देखने में आसानी होगी। तो एक तो आप लकीरों के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कांजी को, एक आप उच्चारण के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कांजी को, और तीसरा जो सबसे मुख्य है वो है रेडिकल, यानी कि जो कांजी का मूल अर्थ है, वो कांजी आ कहाँ से रही है, उसका असली अर्थ क्या है, उसके आधार पर कांजी को डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, स्ट्रोक ऑर्डर पे यानी कि कितनी लकीरें हैं, उसकी रीडिंग पे यानी कि उसके उच्चारण क्या हैं, और तीसरा रेडिकल की उसका मूल अर्थ क्या है। देखिए, स्ट्रोक ऑर्डर है, आपका रीडिंग या उच्चारण है उसका कांजी का, और तीसरा जो है उसका कांजी का मूल क्या है। तो अब साधारण कांजी तो आपको याद रहेगी, केवल देखने से आप समझ जाएंगे, लेकिन जब आप लिखेंगे इसको तो अगर आप इसका स्ट्रोक ऑर्डर आप ऐसे करके लिख देंगे, या आप नीचे का पहले बना देंगे और फिर सोचेंगे कि मैं ऐसे बनाऊं, तो ये गलत होगा। ऑर्डर उसका हमेशा सही रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए, कांजी कितने लकीरों की है उसके लिए, और सही कांजी बनाने के लिए। अब छोटी कांजी कैरेक्टर्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर जैसे आप निहोंगो कर रहे हैं तो जो गो का कैरेक्टर है यानी कि भाषा का जो कांजी कैरेक्टर है, अब अगर ये कैरेक्टर है तो इसको याद रखने के लिए हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कितनी लकीरों का कैरेक्टर है। केवल इसका ऑर्डर ही नहीं याद रखना है कि पहले ये बनाना है, ऊपर से नीचे जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, ये नहीं कि ये पहले बना दिया, ये दोनों नीचे के पहले बना दिए और फिर ऊपर के बनाए। केवल इतना ही नहीं याद रखना है, ये भी याद रखना है कि इसके स्ट्रोक्स कितने हैं, यानी कि कितनी लकीरों का है। तो अब अगर हम लोग गिनेंगे तो देखेंगे कि इची नी सान शी गो रोकू नाना हाची क्यू ज्यू ज्यूइची ज्यूनी ज्यूसान ज्यू योन, यानी कि 14 स्ट्रोक्स का ये कैरेक्टर है। और ऐसी बहुत सारी कांजी हैं जो 14 स्ट्रोक्स की हैं, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसी से उनकी ग्रुपिंग होगी, उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो ये तो स्ट्रोक ऑर्डर है। जैसे 2 स्ट्रोक का कैरेक्टर है तो सब 2 स्ट्रोक के कैरेक्टर एक ग्रुप में हो गए। 3 स्ट्रोक का है, 4 स्ट्रोक का है, 5 का है, 6 का है। अब अगर सब कांजी आपको एक साथ दिखा दें तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये हम कैसे याद कर पाएंगे। तो इसलिए स्ट्रोक ऑर्डर याद करना बहुत ज़रूरी है और इस प्रकार से ही कांजी को ग्रुप में डाला जाता है और देखा जा सकता है। देखिए, स्ट्रोक ऑर्डर बहुत आवश्यक है और जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप ज़रूर स्ट्रोक ऑर्डर याद करें, उसका नंबर ऑफ स्ट्रोक्स याद करें कांजी में और तब आगे बढ़ें। कारण ये है कि एक जैसी कांजी होती हैं, उनमें भेद बता पाना एकदम से काफ़ी कठिन हो जाता है, तो स्ट्रोक ऑर्डर आपको बहुत मदद करता है। डिक्शनरी देखने में मदद करता है, याद हो जाता है आसानी से, और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्ट्रोक ऑर्डर याद है आपको तो आप बहुत एक सिमेट्रिकल, बैलेंस्ड, प्रोपोर्शनेट यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऊपर नीचे नहीं, एक प्रॉपर स्क्वायर में कैरेक्टर बना सकते हैं। और चीनी और जापानी लोग जो हैं इसको एक आर्ट फॉर्म की तरीके से देखते हैं कि हम कितनी सुंदरता से, कितने अच्छे से, सफाई से ये कांजी कैरेक्टर्स बनाएं। तो ये एक पेंटिंग की तरीके से है कि आप कितना अच्छा बना सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा स्ट्रोक ऑर्डर के बारे में है। आपको अभी रीडिंग के बारे में बताना है, आपको रेडिकल्स के बारे में बताना है और बहुत कुछ बताना है। आज समय नहीं है, तो अगली बार फिर अपनी क्लास में हम लोग स्ट्रोक ऑर्डर भी करेंगे,
रीडिंग भी करेंगे, यानी कि उच्चारण से कांजी करेंगे, और फिर रेडिकल के बारे में भी जानेंगे। तो ये सब हम लोग अगली बार करेंगे। जितना आज किया है हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करिए, और हम लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।